हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष शहरिया जनजाति आवास परियोजना का आगाज किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 5 किलो, राज्य की तरफ से 5 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। सीएम शिवराज ने साफ कर दिया कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स लेती है जो इसे भरने में सक्षम है। बता दें आपको, सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ श्योपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गरीबों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायताओं का जिक्र किया। सीएम ने डकैतों को लेकर सख्त तेवर दिखाते हुए मंच से एसपी को निर्देशित किया कि डकैतों को पनपने नहीं दें, जैसे कोई सिर उठाए उसे कुचल दें। उन्होंने कहा कि पहले भी इस इलाके में डकैत गिरोह को खत्म करने का काम किया था। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने ठंडी सड़क स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बने कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। वहीं सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा, सपा हाफ, कांग्रेस साफ, बसपा माफ। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर भी चुटकी ली। कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था और इसी नारे के साथ प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को घर ही पहुंचा दिया। और हमारे आज के परम सम्मानीय मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2023 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब एक्शन मोड में है। लिहाजा सरकार विकास के नए रोड मैप के साथ साथ योजनाओं को प्रभावी बनाने की कवायद कर रही है। आगामी 26-27 मार्च को 2 दिनी चिंतन बैठक पचमढ़ी में होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्रियों को योजनाओं से संबंधित विस्तृत खाके के साथ रिपोर्ट बनाने का निर्देश है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस चिंतन बैठक में प्रदेश के समूचे विकास का रोड मैप इस पर बात होगी। इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभावी बनाने के लिए विचारों पर मंथन होगा। इस बैठक में मंत्रियों के विभागीय कामकाज, उनके विस्तार की बात होगी, बल्कि मंत्रियों के साथ इन योजनाओं पर कैसे प्रभावी काम करें, इस पर सुझाव भी मांगे जाएंगे। योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं, उन योजनाओं की समीक्षा और उन योजनाओं को किस ढंग से और अधिक शक्तिशाली बना के सेवा कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिवसीय चिंतन बैठक रखी है पचमढ़ी में और वो 26 और 27 मार्च को होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में जनता की सेवा करे। मध्य प्रदेश बीजेपी 150 करोड़ की समर्पण निधि जुटाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बीजेपी पर इसी समर्पण निधि को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी समर्पण निधि अभियान के जरिए व्यापारियों और प्रोफेशनल से जबरन चंदा वसूली कर रही है। दिग्गी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अधिकारियों पर दबाव डालकर चंदा वसूल रही है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने दावा किया कि दिग्विजय सिंह ठोक बजाकर बात कहते हैं। बीजेपी समर्पण निधि के लिए माफिया से चंदा वसूलती है। दिग्विजय सिंह के आरोप पर पूर्व सांसद आलोक संजर ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं। कांग्रेस शायद ऐसा करती हो, इसलिए उनको वैसा ही दिखता है। वहीं लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी का कहना है कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन जाने पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं का दिमाग खिसक गया है। दिग्विजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो जो भी कहते हैं ठोक बजाकर कहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस आर्थिक लूट को जो राजनीतिक दम पर की जा रही है, सत्ता के दम पर की जा रही है, उसको लेकर सीधा आरोप लगाया था कि इसमें माफिया, बिल्डर, कॉलोनाइजर, रेत माफिया, इनसे लिया जाएगा। जो जैसा करता है उसको वैसे ही दिखता है। यदि वो आरोप लगा रहे हैं तो आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।
वस्तुतः ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदर्श के केंद्र कुशाभाऊ ठाकरे जी ने एक व्यवस्था बनाई थी समर्पण निधि की। तो जो जिस विचारधारा के प्रति समर्पित है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार जो उसको समर्पण करना है वो समर्पण करता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 में वापसी के लिए बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लगातार ज्वलंत मुद्दों को लेकर मैदान में डटी है। गौमाता पर अत्याचार के खिलाफ इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा नेहरू प्रतिमा मधुमिलन चौक से शुरू हुई और रीगल चौक पर गांधी प्रतिमा पर जाकर खत्म हुई। इसमें गाय के बछड़े को भी शामिल किया गया। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए गांधी जी के चरणों में ज्ञापन दिलाया गया। इंदौर के पेडमी गांव की श्री अहिल्या गौशाला में सैकड़ों गायों के कंकाल मिलने के बाद अब कांग्रेस इस पर मुखर है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने गाय की पूंछ पकड़कर सरकार बना ली, लेकिन अब उनका ख्याल नहीं रख पाई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी को गांव और गाय पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। ग्वालियर में पानी, स्वच्छता और सीवरेज समेत विकास के कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रियों अफसरों के साथ मंथन किया। बैठक के दौरान सिंधिया ने 2050 तक ग्वालियर में पानी उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि अब हर महीने विकास कार्यों की रेगुलर समीक्षा की जाएगी। मीटिंग के बाद सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार पानी की कमी होती जा रही। शहर की वाटर कैपेसिटी से ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। जानकर हैरान हूं कि ग्वालियर का क्षेत्रफल इंदौर से डबल हो चुका है। अब शहर के विकास को लेकर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जरूरत के मुताबिक एक प्लान तैयार करें, जिसके ऊपर वो मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। कहा कि अब वार्डों को स्वच्छता रैंकिंग दी जाएगी। सबसे अच्छे वार्ड हरे रंग में, दूसरे नंबर के वार्ड पीले रंग में और तीसरे नंबर के वार्ड लाल रंग से अंकित किए जाएंगे। हर माह रेगुलर प्रोसेस में ये बैठक ली जाएगी ताकि जो काम हमने दिया है, जो डायरेक्शन हमने दिए हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर पाए। हमने ये भी निवेदन किया है प्रशासन से कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट, सफाई के अभियान पर चर्चा की, पानी के मुद्दे पर चर्चा की, ताकि पानी की समस्या 2050 तक पूर्ण रूप से हम लोग सब मिलकर इसका हल कर पाए। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस बैठक में निर्माणाधीन NHAI की सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं पर नाराजगी जताई। सांसद ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि जनता दुर्घटना से बच सके। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सड़क पर तेजी से काम करने की बात कही। वहीं छिंदवाड़ा नागपुर सड़क में निर्माणाधीन गहरा नाला पुल के निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों से टाइम लिमिट तय करने के लिए कहा है। इस बैठक में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना समेत कांग्रेस के विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। टेंडर हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है। एक ही कंपनी को बाईपास और अमरवाड़ा रोड दिया गया है और इन्होंने जो टाइमलाइन दिया है 3 साल का दिया है। तो मैंने इनको कहा है कि 3 साल अनएक्सेप्टेबल है, 3 साल में तो सड़क दोबारा टूट जाएगी, तो 3 साल का टारगेट रिवाइज करने को कहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो गई। देश की जनता ने बता दिया कि इस देश में परिवारवाद नहीं चलेगा। जो ईमानदारी से काम करेगा उसी पर जनता भरोसा करेगी। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। इंदौर की हमारी बहुत लंबे समय से कार्य समिति हमारी पेंडिंग थी। गौरव रणदेवी जी की हमारी नई कार्य समिति, नई ऊर्जा का संचार तो है ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी अभियान को लेते हैं तो पूरे ताकत के साथ मैदान में उतरते हैं, इसलिए नई टीम बनी है, जिम्मेदारियां लोगों को मिली हैं। तो उनके नेतृत्व में इंदौर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और ऊंचाइयों को छुएगी।
भोपाल में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र लिखा है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। इसके अलावा करीब 1 लाख कर्मचारी पदोन्नति की कतार में हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा कर्मियों की नियुक्ति न्याय संगत नहीं है। संगठन का एक और बड़ा आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की जा रही, क्योंकि इसमें न तो सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइन का पालन हो रहा है और न ही संबंधित सेवानिवृत्ति अधिकारी की सीआर देखी जाती है। जिस प्रदेश में 30 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हैं, उस प्रदेश में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति दिया जाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और ये हमारी मांग है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय को और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ये मांग करी है कि इस पर अविलंब रोक लगाई जाए और जहाँ जहाँ जिन विभागों में पद रिक्त हैं पदों को भरा जाए, ताकि एक नए बच्चों को रोजगार मिले। और मैं चाहूँगा, पूरे प्रदेश के युवाओं से आह्वान करूँगा कि संविदा नियुक्ति जो सरकार देती है हर विभागों में, इसका घोर विरोध होना चाहिए। मुरैना में 4 साल के मासूम से रेप के दोषी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। पॉक्सको एक्ट के तहत अभियुक्त बंटी उर्फ विश्राम रजक को मौत की सजा सुनाई गई। मामला 4 फरवरी 2021 का है। पीड़िता के परिजन ने सबलगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि शाम को बच्ची अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। अंधेरा होने पर जब बच्चों को घर के अंदर आने के लिए कहा तो दूसरे बच्चे तो आ गए, लेकिन बच्ची नहीं आई। दूसरे बच्चों से पूछने पर पता चला कि बंटी उर्फ विश्राम रजक 4 साल की मासूम को अपने साथ ले गया। परिजन ने काफ़ी तलाश की लेकिन मिली नहीं। इसी दौरान अभियुक्त खेत से बाहर निकलता देखा। परिजन को देखते हुए भाग निकला। खेत में बच्ची बेसुध हालत में खून से सनी पड़ी थी। समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ रेप हुआ है और इसके बाद सबलगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया। अभियुक्त जो है बंटी उर्फ विश्राम निवासी खिरकिया, जो करीब उम्र में 32 वर्ष के लगभग है, उस बच्ची को लालच देके अपने साथ लेकर गया था। पुलिस अनुसंधान के दौरान जो है चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था और माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के द्वारा श्रीमती शिप्रा पटेल ने आज प्रकरण में जो है फैसला दिया है, जिसमें बंटी उर्फ विश्राम को डबल फांसी की सजा दी है। अच्छी अभियोजन की कार्रवाई से माननीय न्यायालय ने आरोपी को जो दोहरे मृत्युदंड की सजा दी है, उससे समाज में एक मैसेज जाएगा और इस तरीके का जो अबोध बालिकाएं हैं उनके साथ में इस तरीके का जो कृत्य करते हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज रहेगा कि कठोर दंड मिलने से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ग्वालियर में सहकारी समितियों से जुड़े लोगों ने बड़ा धान घोटाला किया और इस बार 1 करोड़ 78 लाख रुपए के धान का भुगतान सरकार किसानों को कर चुकी, लेकिन ये गोदाम तक पहुंचा नहीं। मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अफसर वसूली और कार्रवाई पर चुप्पी साध बैठे। 4 दिन पहले भोपाल से आए अफसर की तरफ से इस मामले में सख्ती भरा निर्देश दिया। जिले में धान खरीदी 29 नवंबर से 20 जनवरी 2022 के बीच हुई। पिछले सीजन में 46 समितियों ने 1,23,329.39 मीट्रिक टन धान खरीदा। 1950 रुपये क्विंटल समर्थन मूल्य पर 1,22,408.89 मीट्रिक टन धान गोदाम तक पहुंचा, लेकिन बाकी का 920.5 मीट्रिक टन धान गोदाम में नहीं आया। भुगतान के तौर पर सरकार किसानों के खाते में 1.78 करोड़ रुपए डाल चुकी है। ग्वालियर कलेक्टर ने बताया कि गड़बड़ी समिति स्तर पर हुई, इसलिए वसूली उनसे होगी। जरूरी होने पर समितियों की संपत्ति तक कुर्क की जाएगी। जैसे कोई धान खरीदी गई और वो वेयर हाउस पे नहीं गई और उसका भुगतान अगर हो गया तो वो समिति का वो लॉसेज में आता है और हमने ये डिसीजन लिया है वो समिति के लॉसेज में नहीं जाएगा। वो पर्सनली जो समिति के प्रबंधक हैं जिन्होंने उसको खरीद के भेजा नहीं है उनसे रिकवरी करेंगे। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर एक हादसे में 50 हवाई यात्रियों की जान आज बाल-बाल बची। दिल्ली से जबलपुर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट दोपहर करीब 1 बजे डुमना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गई। रनवे पर ओवरशूट हुआ। एयर इंडिया का विमान फिसलते हुए रनवे से बाहर चला गया। हादसे के दौरान फ्लाइट में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत थी कि हादसे में किसी भी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इधर रनवे पर हुए हादसे के चलते एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभाले और रनवे
में घटनास्थल तक पहुंचे। बसों के जरिए यात्रियों को दुर्घटनाग्रस्त जो विमान था से बाहर निकाला। रनवे पर विमान फिसलने के चलते एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक बाधित हो गया। हालात को भांपते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आज की तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। फ्लाइट्स रद्द होने से हवाई यात्री काफी परेशान नजर आए। हादसे की वजह जानने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयर इंडिया दोनों ने इसकी जांच शुरू कर दी। आत्मनिर्भर भारत से इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ने वाली है। भारतीय सेना ने धनुष तोप का सफल परीक्षण किया और अब इसे सेना में शामिल किया जाएगा। इस तोप को जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में बनाया गया। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में अपना अंतिम परीक्षण कामयाबी से इस तोप ने पूरा किया है। ट्रायल के दौरान धनुष तोप से 5000 से ज्यादा गोले दागे गए। 3 घंटे के 2 ट्रायल में एक बार में 90 और दूसरी बार में 45 राउंड गोले दागकर धनुष युद्धभूमि की कसौटी पर खरी उतरी। भारतीय सेना को 35 साल के बाद धनुष के तौर पर सबसे ताकतवर तोप मिलेगी। 1987 में स्वीडिश बोफोर्स तोप सेना के लिए खरीदी गई थी और रक्षा मंत्रालय ने पहले बैच में आयुध निर्माण बोर्ड को 114 धनुष तोप तैयार करने का ऑर्डर दिया। धनुष तोप 38 से 47 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। इंजीनियरिंग के छात्रों में देश प्रेम की भावना को बढ़ाने और उन्हें डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित करने के लिए जबलपुर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक अहम पहल की। कॉलेज परिसर में MiG-21 फाइटर प्लेन स्थापित करने के बाद यहां भारतीय सेना की शान कहे जाने वाले T-55 युद्ध टैंक को भी स्थापित कर दिया है। जमीन से आसमान में अचूक निशाना साधने में सक्षम T-55 टैंक ने पाकिस्तान से युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। पुणे के डिफेंस डिपो से T-55 टैंक को 6 मार्च को रवाना किया गया था, जिसके जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में स्थापित इसे कर दिया है। यहां जल्दी ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भी स्थापित किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़े के तहत मंडला के महात्मा गांधी स्टेडियम में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में राजनीति के मैदान से चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी बीजेपी और कांग्रेस की महिला टीमों के बीच ओपनिंग मैच हुआ। इस मैच में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। दूसरा मैच शासकीय कर्मचारियों और जिला अलायंस के बीच खेला गया। इस मैच में जिला अलायंस की टीम ने शासकीय कर्मचारियों को हरा दिया। फाइनल मुकाबला जिला अलायंस और कांग्रेस के बीच खेला गया, जिसमें जिला अलायंस की जीत हुई। यह आयोजन 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद से किया जा रहा है, ताकि महिलाएं किसी से पीछे न रहें और अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए सशक्त बनने का संकल्प लें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाने के बाद ग्वालियर में व्यापार मेले के आयोजन की मांग तेज हो गई और इसको लेकर मेला व्यापारी संघ ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात की और मेला लगाने की गुहार लगाए। सिंधिया ने व्यापारियों को मेला आयोजित करने का आश्वासन दिया है। हालांकि उन्होंने कहा उसका स्वरूप ग्रीष्मकालीन मेले जैसा होगा, जो 15 अप्रैल से 15 जून तक 60 दिनों के लिए लगाया जाएगा। साथ ही इस मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लगाए जाने की बात है, जिसमें वाहनों की खरीदी पर टैक्स में छूट मिल सकती है। V2 केयर HSW फाउंडेशन ने इंदौर के बिचौली हप्सी क्षेत्र में शासकीय स्कूल में स्कूल की छात्राओं को 1 साल के लिए सैनिटरी पैड मुफ्त में बांटे हैं। एनजीओ हैंकल इंडिया के साउथ एशिया हेड भूपेश सिंह ने बताया कि लोगों को मासिक धर्म के बारे में सही जानकारी देना और लड़कियों को मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए एनजीओ ये पहल कर रहा है। इंदौर शहर में 1500 छात्राओं को सैनिटरी पैड देने और जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। एनजीओ V2 केयर और सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स और CRPF के माध्यम के तहत हम ऑलरेडी इस तरह का प्रोग्राम गुवाहाटी और पुणे में कर चुके हैं। इंदौर शहर में भी हमारा ये टारगेट है कि कम से कम अलग अलग स्कूलों में 1500 बच्चों को इस तरह से मासिक धर्म के बारे में, स्वच्छता के बारे में उनको जानकारी दी जाए और साथ में उनको सैनिटरी नैपकिन सहयोग के रूप में दिया जाए।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।